नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको रीट भर्ती परीक्षा में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले जो पार्ट है शिक्षण की विधियाँ, उन शिक्षण विधियों को आरंभ करने जा रहा हूँ। आज जो शिक्षण की विधियाँ मैं पढ़ाऊँगा, ये ऐसा टॉपिक है कि सभी विषयों में ये महत्वपूर्ण होता है, सभी विषयों में काम आता है, चाहे वो साइंस का विद्यार्थी हो चाहे आर्ट का हो। लेकिन मुख्य रूप से भाषा में, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगा आज का वीडियो। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज मैं आपको ये मैराथन क्लास होगी और इस क्लास में मैं आपको जो कौशल है भाषा के, वो भाषा के कौशल पूरे समझाऊंगा। भाषा के कौशल आपको लगते छोटे से LSRW रट रखा है, लेकिन इससे काम नहीं चलता है, क्योंकि शिक्षण विधियां यदि अच्छे ढंग से हमको आती है, क्योंकि 50 सवाल जो है एसएस सहित इसमें आते हैं विधियों के। एसएस में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे के नाम से आते हैं। यदि हमारी पकड़ इस शिक्षण विधियों पर होगी तो हम बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं रीट में। तो रीट भर्ती परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना और मेरिट में अच्छे अंक लाना, मेरिट में एक अच्छी पोजीशन लाना आपके लिए लाभदायक होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हिंदी और संस्कृत के विद्यार्थी जो है इसको विशेष रूप से पूरा देखें। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा के कौशल, भाषा कौशलानी। मैं हिंदी और संस्कृत दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। हिंदी में बताऊंगा, संस्कृत के बीच में बोलूंगा। तो हिंदी वाले बच्चे ये ना समझें कि संस्कृत पढ़ा रहे हैं सर, क्योंकि आप जो बहुत सारे बच्चे सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लेंगे, तो हिंदी और संस्कृत दोनों में मैं आपको समझाऊंगा। तो आप ध्यान से सुने। आज का हमारा हेडिंग है भाषा कौशलानी। हिंदी में इसको कहते हैं भाषा के कौशल। क्या कहेंगे? भाषा कौशल। तो भाषा के जो कौशल हैं या भाषा कौशलानी है, वो 4 हैं, आप सबको पता है। लेकिन इससे पहले भाषा जो शब्द है ये किस धातु से बना है? भाषा शब्द भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है? भाष धातु से। मित्रों, भाष धातु में 2 प्रत्यय जोड़ते हैं, एक अच प्रत्यय और एक टाप प्रत्यय। एक प्रत्यय जोड़ेंगे अच और एक प्रत्यय जोड़ेंगे टाप। इन दोनों प्रत्ययों को जोड़ने पर शब्द क्या बनेगा? भाषा। शब्द क्या बनेगा? भाषा। तो यहां पर भाष धातु से अच और टाप प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है भाषा। अब ये भाषा होती क्या है? ध्वन्यात्मक शब्दई विचाराणाम प्रकटनम एव भाषा। ध्वन्यात्मक शब्दई विचाराणाम प्रकटकरणम एव भाषा। एक बार आप अर्थ देखें। यहां पर जो इसका ट्रांसलेट में मैं बताऊंगा, ध्वन्यात्मक शब्दई, ध्वन्यात्मक शब्दई, ध्वन्यात्मक शब्दई विचाराणाम, विचाराणाम प्रकटकरणम एव, प्रकटकरणम एव भाषा। ध्वन्यात्मक शब्दई विचाराणाम प्रकटकरणम एव भाषा। अर्थात जो ध्वन्यात्मक जो शब्द है, कैसे शब्द है? ध्वन्यात्मक शब्द उन शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटकरण करना, विचारों को अभिव्यक्त करना। ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को अभिव्यक्त करना ही भाषा कहलाती है। मित्रों, भाषा जो है वो ध्वनि या संकेतों की एक ऐसी व्यवस्था है। भाषा ध्वनि या संकेतों की, सिंबल की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग
आपस में विचार विनिमय करते हैं। वापस सुने, भाषा ध्वनि या संकेतों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचारों का विनिमय करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और संस्कृत जैसे आप लैंग्वेज लोगे तो वहाँ पर ऐसे आएगा कि ध्वन्यात्मक शब्द ही विचारणम प्रकटकरणम एव कथ्यते, तो आपका आंसर होगा भाषा। यहाँ पर ये तो थी भाषा का परिचय, भाषा किसे कहते हैं और भाषा की उत्पत्ति। अब हम बात करते हैं भाषा के कौशल। तो जो भाषा के जो कौशल है वो 4 है। भाषा के कौशल कितने हैं? 4। चत्वारि कौशलानि, तो यहाँ पर 4 कौशल है, 4 कौशल। अब वो 4 कौशल कौन से हैं? इंग्लिश में हमने याद कर रखा है LSRW। LSRW, L का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। श्रवणम स्पीकिंग मतलब वदनम, पठनम, लेखनम। 4 कौशल है। सबसे पहला जो कौशल है वो कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल। L का मतलब श्रवणम, स्पीकिंग का मतलब वदनम या भाषणम, वदनम या ऐसे भाषणम। तीसरा जो रीडिंग है, रीडिंग का मतलब पठनम। और चौथा जो है वो क्या है? राइटिंग यानी कि लेखनम। लेखनम 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर जो 4 कौशल है, श्रवणम, वदनम, पठनम, लेखनम, 4 कौशल है। ये जो 4 कौशल है मित्रों, श्रवण जो कौशल है इसका संबंध ध्वनि विज्ञान से है। श्रवण जो कौशल है इसका संबंध किससे है? ध्वनि विज्ञान से। यानी कि श्रवण जो होगा, जब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी व्यक्ति सुन नहीं सकता, इसलिए श्रवण का संबंध किससे है? ध्वनि विज्ञान से। वदनम, व्यक्ति बोलता है तो बोलता है तब भी ध्वनि निकलती है, इसलिए इसका संबंध भी कौन से विज्ञान से है? ध्वनि विज्ञान से। ध्वनि विज्ञान से। पठनम यानी कि पढ़ेगा व्यक्ति तो लिखा हुआ पढ़ेगा, तो यहाँ पर इसका संबंध किससे है? लिपि विज्ञान से। और लेखनम जब लिखेगा तो तब भी लिपि विज्ञान संबंध है, अर्थात इन दोनों का संबंध किससे मित्रों? लिपि विज्ञान से। लिपि विज्ञान। तो यहाँ पर श्रवणम और वदनम सुनना और बोलना दोनों का संबंध ध्वनि विज्ञान से है, और जो है पठनम और लेखनम इसका संबंध किससे है? जो है लिपि विज्ञान से। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो इनपुट और आउटपुट कौन सा है? यहाँ पर जो श्रवण है, बताओ सुनेगा व्यक्ति तो इनपुट होगा का आउटपुट होगा? इनपुट होगा, अर्थात श्रवण और पठनम ये बुद्धि है, ये बुद्धि है। और बुद्धि में जब हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो वो इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। तो जब इनपुट होगा तो इनपुट जो होगा बुद्धि में, वो इनपुट किसके माध्यम से होता है? बुद्धि में इनपुट किसके माध्यम से होगा? सुनने से और पढ़ने से। तो सुनना और पढ़ना, ये दोनों कौशल कैसे हैं मित्रों? इनपुट कहलाते हैं। यानी इनपुट कौशल कौन से हैं? जो बुद्धि में सूचनाओं को प्रेषित करते हैं, वो है सुनना और पढ़ना। इसके बाद भाषण और जो लेखन है ये भाषण और लेखन कैसे होंगे? आउटपुट होंगे। आउटपुट होंगे क्योंकि बुद्धि से सूचना निर्गत होती निकलती है, तो ये आउटपुट होंगे। आउटपुट कौन से होंगे? एक तो होगा बोलना और दूसरा कौन सा होगा? लिखना। तो बोलना और लिखना आउटपुट होंगे। अब हम बात करें कि ये जो श्रवण और पठन है,
ये इन दोनों का संबंध ग्रहणात्मक है, यानी ग्रहण करने का है। यानी कि ग्रहणात्मक जो कौशल है, ग्रहणात्मक कौशल या ग्राह्य कौशल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सुनना और पढ़ना ये ग्राह्यात्मक कौशल है। कैसे कौशल है ये? ग्रहणात्मक या ग्राह्यात्मक कौशल। यानी कि ये दोनों कौशल कैसे हैं? ग्राह्यात्मक है। ग्रहणात्मकानि कौशलानि, आपसे पूछेगा ग्रहणात्मकानि कौशलानि सन्ति, तो आपका आंसर होगा जो है श्रवणम और पठनम। इसके बाद अभिव्यंजनात्मक या अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल जिसमें अभिव्यक्ति हो। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होंगे? ये दोनों होंगे, अर्थात बोलना और जो लिखना है इसमें अभिव्यक्ति होती है भाषा की, तो अभिव्यक्तात्मक कौशल होंगे, वो होंगे कौन से? बोलना और लिखना। और ग्राह्यात्मक जो कौशल है वो कौन से हैं? सुनना और पढ़ना। एक बार पुनः देख लो, यहाँ पर भाषा के कौशल पढ़ रहे हैं। भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना है, इसमें अच और टा प्रत्यय जोड़ करके भाषा शब्द बनता है। भाषा क्या है? आपसे सवाल संस्कृत में आएगा। यहाँ पर संस्कृत में कैसे आता है? लैंग्वेज में ध्वन्यात्मक शब्दई विचारणाम प्रकटकरणम एव कथ्यते, तो आंसर होगा अपना भाषा। यहाँ पर 4 कौशल है, LSRW, सुनना, श्रवणम, बोलना, वदनम या भाषणम, और रीडिंग यानी पठनम, और राइटिंग यानी कि लेखनम। अब मित्रों, श्रवणम और वदनम दोनों का, सुनना और बोलना दोनों का संबंध ध्वनि विज्ञान से है, जबकि पठन और लेखन का संबंध किससे है? लिपि विज्ञान से, क्योंकि लिखा जाता है या लिखा पढ़ा जाता है। यहाँ पर सुनना और पढ़ना ये दोनों जो कौशल हैं ये इनपुट है, और बोलना और लिखना ये कैसे हैं? आउटपुट कहलाते हैं। अब ये ग्राह्यात्मक कौशल है। आपसे पूछे कि ग्राह्यात्मक कौशल कौन से या ग्रहणात्मक कौशलानी, तो यहाँ पर सुनना और पढ़ना। अभिव्यक्तात्मक कौशलानी, तो वहाँ पर अभिव्यक्ति करने वाले जो कौशल है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है, वो है बोलना और लिखना। तो ये भाषा के कौशल थे। हमने सामान्य परिचय पढ़ा। अब हम एक एक को विस्तार से देखते हैं। पूरा जो वीडियो है आप भाषा कौशल का इसको पूरा देखना। ये हिंदी में भी बहुत महत्वपूर्ण है, सेम है, बिल्कुल सेम है और शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। श्रवण कौशल, सबसे पहला कौशल कौन सा अपना? श्रवण कौशल। श्रवण कौशल अर्थात इसे कहेंगे संस्कृत में श्रवण कौशलम, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज में हिंदी वाले संस्कृत लेंगे तो आप संस्कृत में पढ़ो, हिंदी में समझ में अपने आप आ जाएगा। श्रवण कौशलम। अब ये जो श्रवण कौशल है, सबसे पहला तो ध्यान रखना, शिक्षण विधियों में जब भी हम किसी कौशल को या किसी विधि को पढ़ते हैं तो सबसे प्रमुख जो सवाल बनता है वो सवाल होता है उसका उद्देश्य, कि उसका क्या उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर जो है श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है? श्रवण कौशल का उद्देश्यम, उद्देश्यम किम, तो क्या उद्देश्य है? श्रुत्वा अर्थग्रहणम। क्या उद्देश्य है? श्रुत्वा अर्थग्रहणम। तो यहाँ पर होगा उद्देश्यम श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। अब सुन करके अर्थ ग्रहण करना, हिंदी में क्या हो जाएगा? श्रवण कौशल का उद्देश्य सुनकर अर्थ ग्रहण करना। लेकिन मित्रों, सुनकर अर्थ ग्रहण करना अर्थात जब तक उसका अर्थ ग्रहण नहीं करेगा तब तक श्रवण कौशल पूरा नहीं होता। यानी भावानाम अवबोध करणम, ऐसा भी दे सकता है वो, तो ये आएगा वैसे पेपर में, पर इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं कि भावानाम अवबोध करणम, अवबोध करणम। ये जो हमारे जो भाव हैं
उन भावों को अवबोध करना यानी समझना, समझ करके उसका अर्थ ग्रहण करना, वो क्या कहलाएगा? श्रवण कौशल होता है। तो श्रवण कौशल का प्रमुख उद्देश्य होगा श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, सुन करके अर्थ ग्रहण करना। अब जो श्रवण कौशल है ये कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी एक एक विशेषता हम देखते हैं श्रवण कौशल की। एक एक विशेषता में सबसे पहला हम देखते हैं जो श्रवण कौशल है सर्वविध कौशल नाम आधार है। सबसे पहली विशेषता क्या है? सर्वविध, मैं हिंदी में लिख देता हूं, आप ध्यान रखना, बोल संस्कृत में देता हूं। सर्वविध कौशल नाम आधार है, सभी कौशलों का आधार है, सभी कौशलों का आधार। समझ गए आप इस बात को? सभी जो कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो सुनना तो ये चल ही रहा है, पढ़ना, लिखना और बोलना, तो ये तीन जो कौशल बचे उनका आधार कौन सा कौशल है? श्रवण कौशल। मित्रों कैसे है? सुनो, यदि कोई बालक जन्म से बहरा है तो वह निश्चित रूप से गूंगा होगा। समझ रहे हो आप बात को? यदि कोई बालक जन्म से कैसा है? बहरा है, तो वह निश्चित रूप से गूंगा होता है। जबकि यदि कोई बालक बहरा नहीं, गूंगा है, तो वह जरूरी नहीं है, बहरा व्यक्ति जरूरी नहीं, सॉरी गूंगा व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वह बहरा भी हो। तो यहाँ पर जो गूंगा व्यक्ति होगा, वो बहरा व्यक्ति होगा, वो निश्चित रूप से कैसा होगा? गूंगा। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति या कोई बालक किसी बात को सुनेगा नहीं तो बगैर सुने वो बोल नहीं सकता। हम, बच्चा छोटा होता है, जन्म के समय ध्वनि का उसको थाली बजा करके ध्वनि संकेत देते हैं, और भी हम उसको बोल बोल करके जब सुनता रहता है साल भर, उसके बाद धीरे धीरे वो बोलना, बबलाना प्रारंभ करता है और फिर बोलने लग जाता है। तो वो सुनकर बोलता है। इसलिए जब सुनेगा, अच्छा ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। LSRW, ये हमको लगते ऐसे हैं, जो बालक, जिस बालक में लिसनिंग पावर जितनी अधिक होगी, श्रवण कौशल जितना अच्छा होगा, वो उतना ही अच्छा बोलेगा। और जिस बालक में सुनना अच्छा है वो बोलेगा भी अच्छा, और जो बच्चा बोलेगा अच्छा वो रीडिंग अर्थात पढ़ेगा भी अच्छा, और जो पढ़ता भी अच्छा है मित्रों वो लिखता भी कैसा है? अच्छा लिखता है। इसलिए सभी कौशलों का आधार, सर्वविध कौशलानी आधार है श्रवण कौशलम। सभी कौशलों का आधार कौन सा है? कौशल है श्रवण कौशल। दूसरा है भाषण से आधार है, बोलने, अब बोलेगा तभी जब सुनेगा, इसलिए बोलने का आधार या भाषण कौशल का आधार, भाषण का आधार। दूसरा पॉइंट होगा भाषण का आधार, यानी भाषण का भी आधार क्या है? श्रवण कौशल है। तीसरा बिंदु है सभी कौशलों में महत्वपूर्ण कौशल है ये, सर्वविध कौशलानाम महत्वपूर्ण कौशलम। सर्वविध कौशलानाम महत्वपूर्ण कौशलम अर्थात सभी कौशलों में, सभी कौशलों में महत्वपूर्ण कौशल। सभी कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? महत्वपूर्ण सवाल बनता है तो श्रवणम। सर्वविध कौशलानाम महत्वपूर्ण कौशलम श्रवण कौशलम। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक कौशल जो अनुकरण द्वारा अर्जित होता है। प्राथमिक कौशल मतलब पहला कौशल, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक कौशल। प्राथमिक कौशल, प्राथमिक कौशल जो अनुकरण द्वारा अर्जित होता है वो कौन सा है? श्रवण कौशल। तो यहाँ पर ये अर्जित होता है, प्राथमिक कौशल है, सुनने से अर्जित होता है, इसलिए अनुकरण द्वारा अर्जित होता है, और ये कौन सा है? श्रवण कौशल। इसके बाद हम बात करें भाषाई शिक्षण का प्रथम कौशल है ये। भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल कौन सा? ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो भाषा शिक्षण का प्रथम कौशल या भाषाई शिक्षण का, भाषाई शिक्षण का प्रथम कौशल। भाषाई शिक्षण का पहला कौशल
प्रथम कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल। ये श्रवण कौशल के प्रमुख जो विशेषताएं हैं आपसे सारी महत्वपूर्ण है। इसके बाद यदि हम बात करें तो श्रवण कौशल के तत्व या साधन, अगला हेडिंग क्या होगा? जो श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल के तत्व या साधन। श्रवण कौशलानि तत्वानि साधनानि। तो यहाँ पर श्रवण कौशल के तत्व या साधन। अब ये श्रवण जो कौशल है इसके कौन कौन से तत्व या साधन है जिससे श्रवण कौशल अच्छा बने? तो यहाँ पर सबसे पहला मैं आपको समझा रहा हूँ, वक्ता के प्रति श्रद्धा का भाव। क्या होना चाहिए? वक्ता के प्रति श्रद्धा का भाव। श्रद्धा का भाव यानी कि जो भी वक्ता है उस वक्ता के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? श्रद्धा का। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कोई टीचर हमको अच्छा लगता है, कोई अच्छा कम लगता है या नहीं लगता। अब जो टीचर हमको प्रिय है, जो अच्छा लगता है, उसका हम बड़े ध्यान से सुनते हैं जो बोलता है, तो वहाँ पर वक्ता के प्रति आपका श्रद्धा भाव पॉजिटिव रहता है। तो मित्रों जब पॉजिटिव भाव रहेगा तो आपको अधिगम स्वाभाविक है ज़्यादा होगा। तो वक्ता के प्रति श्रद्धा भाव होना जरूरी है, तभी आप श्रवण कौशल आपका मजबूत होगा। दूसरा जो पॉइंट है कि विषय का रुचिकर होना। क्या होना? विषय का रुचिकर होना। यदि आपका विषय इंटरेस्टेड है तो आप रुचि करके पढ़ते हो और ध्यान से सुनते हो। विषय का रुचिकर होना, रुचिकर होना। जब आपका विषय रुचिकर होता है तो आपका श्रवण कौशल उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनता है, क्योंकि आप उसको ध्यान से सुनते हो। नेक्स्ट है वक्ता के संप्रेषण की शैली। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ाते तो सब टीचर हैं, लेकिन जो वक्ता है उस वक्ता के संप्रेषण की शैली कैसी है? वक्ता के संप्रेषण की शैली। यदि वक्ता के संप्रेषण की शैली अच्छी है, प्रभावकारी है, वाणी में उतार चढ़ाव है, तो बालक ज़्यादा सीखता है, ध्यान से सुनता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इसलिए वक्ता के संप्रेषण की शैली भी जो है श्रवण कौशल का महत्वपूर्ण साधन या तत्व है। इसके बाद हम बात करें तो और भी बहुत सारे तत्व है, जैसे श्रवण कौशल के आकाशवाणी है। आकाशवाणी के माध्यम से भी श्रवण कौशल हमको होता है। दूरदर्शन टेलीविज़न से भी हम देखते हैं, सीखते हैं, वहाँ भी श्रवण कौशल होता है, विकसित होता है। और नाटक है, चलचित्र है, कंप्यूटर है, ट्रांजिस्टर है, रेडियो वगैरह, तो इन सब से संप्रेषण कौशल के ये तत्व हैं और इनसे संप्रेषण कौशल मजबूत होता है। ये श्रवण कौशल का उद्देश्य ध्यान रखना सब क्या होगा? श्रुत्वा अर्थग्रहणम सबसे महत्वपूर्ण है। श्रवण कौशल सभी कौशलों का आधार है, भाषण का आधार है। सभी कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल श्रवण कौशल है। प्राथमिक कौशल श्रवण कौशल कहलाता है। भाषाई शिक्षण का प्रथम कौशल श्रवण कौशल होता है। श्रवण कौशल के मुख्य तत्व या साधन है वक्ता के प्रति श्रद्धा का भाव होना, विषय का रुचिकर होना, वक्ता के संप्रेषण की शैली का होना, ट्रांजिस्टर, रेडियो, दूरदर्शन, ये सभी चलचित्र, संगणक, कंप्यूटर वगैरह सभी क्या हैं? तत्व हैं श्रवण कौशल के। तो अब इसमें जो अंतिम बिंदु बचा वो श्रवण कौशल की विधियां बची। तो श्रवण कौशल की कौन कौन सी विधि है वो विधियां भी हम देख लेते हैं। श्रवण कौशल की विधियां। श्रवण कौशल की विधियां। श्रवण कौशल अच्छा बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो श्रवण कौशल की विधियां, श्रवण कौशल की मित्रों जो विधियां हैं, सबसे जो पहली विधि है वो है आदर्श वाचन विधि। यदि पहले एक एक देखते हैं। सबसे पहली आदर्श वाचन विधि। मित्रों आदर्श वाचन विधि जो है
श्रवण कौशल की प्रमुख विधि है, अच्छी विधि है। श्रवण कौशल की आदर्श वाचन कैसे कि टीचर जितना अच्छा आदर्श वाचन करेगा बच्चा उतना ही अच्छा सीखता है। टीचर शुद्ध उच्चारण करता है, उचित हाव भाव लय से किसी पाठ का वाचन करता है, तो आदर्श वाचन विधि जो है वो श्रवण कौशल की प्रमुख विधि में है। और जो आदर्श वाचन करेगा कौन करता है? आदर्श वाचन अध्यापक करता है। तो आदर्श वाचन विधि में आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक द्वारा। तो आदर्श वाचन कौन करेगा? अध्यापक। दूसरा, कथा कथन विधि। कौन सी विधि है? कथा कथन विधि। कथा कथन विधि में कथा को कहना, कथा को कहने की विधि, कथा को कहने का तरीका, क्या क्या तरीके से या किस तरीके से। कोई व्यक्ति कथा को बताता है तो इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता, लेकिन कई टीचर या कई ऐसे आपने देखे होंगे कथा को इस रूप में प्रेजेंट करते हैं कि हाव भाव वैसे ही बनाते हैं। तो वहाँ पर कथा कथन विधि से भी श्रवण कौशल क्या होता है? महत्वपूर्ण विकसित होता है, डेवलप होता है। इसलिए कथा कथन विधि अच्छी होनी चाहिए। और कथा कथन विधि जो कहने वाले हैं वो टीचर भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है। इसलिए कथा कथन विधि में अध्यापक और छात्रों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अध्यापक व छात्रों द्वारा। इसके बाद हम बात करें तो सस्वर वाचन विधि। तीसरी विधि है सस्वर वाचन विधि। अब ये जो सस्वर वाचन विधि है, स्वर सहित वाचन करना, ये जो सस्वर वाचन विधि है इसमें सस्वर वाचन टीचर भी करता है और छात्र भी करते हैं। जब हम सस्वर जोर जोर से गा गा करके जोर से वाचन करते हैं तो हमारी वाग इंद्रियां अच्छी बनती है, मजबूत बनती है, सुधार होता है उसमें। इसलिए सस्वर वाचन विधि शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर भी अध्यापक और छात्र दोनों के द्वारा सस्वर वाचन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो विधि है वो है वाद विवाद विधि। चौथी विधि कौन सी है? वाद विवाद विधि। वाद विवाद जो विधि है ये वाद विवाद कौन करेगा? छात्र करते हैं। वाद विवाद से जो है बच्चे का जो श्रवण कौशल है, आपस में सुनना है, वो बहस करेगा, दो भी सुनेगा, वाक इंद्री भी मजबूत होती है, भाषण भी मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पर वाद विवाद विधि किसकी है? सुनकर ही वाद विवाद करता है, एक दूसरे को सुनते फिर वो बोलते हैं। यहाँ पर श्रवण कौशल की विधि मानी जाती है वाद विवाद। तो वाद विवाद किसके द्वारा किया जाएगा? छात्रों के द्वारा, छात्रों के द्वारा। और जो अंतिम विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। ये भी श्रवण कौशल को अच्छा बनाती है। प्रश्न पूछ करके टीचर प्रश्न पूछेगा, छात्र सुनेगा, सुन करके माइंड को प्रयोग करके उत्तर देता है। तो प्रश्नोत्तर विधि का प्रमुख प्रयोगकर्ता कौन है? अध्यापक, अध्यापक द्वारा। यानी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कौन करेगा? अध्यापक। तो मित्रों ये पहला कौशल है श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल में श्रवण कौशल की जो विधियां हैं वो हमने देखी। आदर्श वाचन विधि, कथा कथन विधि, सस्वर वाचन विधि, वाद विवाद विधि और प्रश्नोत्तर विधि। तो ये श्रवण कौशल था। अब मित्रों दूसरा जो हमारा जो कौशल है वो है भाषण कौशल। सबसे पहला श्रवण पढ़ा हमने, दूसरा हम पढ़ेंगे भाषण कौशल। भाषण जो कौशल है या भाषण कौशलम, तो ये भाषण जो कौशल है इसका उद्देश्य क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो भी विधि पढ़े, कौशल पढ़े, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो भाषण कौशल का सबसे जो प्रमुख उद्देश्य है वो है मौखिक अभिव्यक्ति। उद्देश्यम किम? उद्देश्य मौखिकाभिव्यक्ति।
मौखिक अभिव्यक्ति, यानी मौखिक अभिव्यक्ति भाषण कौशल का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद भाषण कौशल कहते किसे है कि अपने आशय को प्रकट करने के लिए, अपने भाव को प्रकट करने के लिए शब्दों का संगठित प्रयोग करना ही भाषण कौशल कहलाता है। व्यक्ति यदि अपने आशय को प्रकट करना चाहता है तो शब्दों का एक संगठित प्रयोग करता है, और वो संगठित प्रयोग कैसा? शुद्ध उच्चारण वाला। वो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, उसमें मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, वो भाषण कौशल का उद्देश्य होगा। तो यहाँ पर अपने जो आशय है उसको प्रकट करने के लिए शब्दों का एक संगठित प्रयोग करना ही भाषण कौशल कहलाता है। अब जो भाषण कौशल है, भाषण कौशल के विकास के जो प्रकार हैं वो देखते हैं। तो भाषण कौशल के विकास के प्रकार, तो यहाँ पर भाषण कौशल के विकास के प्रकार, यहाँ पर भाषण कौशल के विकास के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। तो मित्रों, भाषा कौशल के कितने प्रकार है? भाषा कौशलस्य विकासस्य प्रकाराः। भाषा कौशलस्य विकासस्य प्रकाराः 4 है। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। ये 4 भाषा कौशल के विकास के प्रकार हैं। अब हम भाषण कौशल के अंतर्गत बात करें तो भाषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वो कौन सा है? भाषण कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, यदि आपसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पूछा जाए तो कौन सा होगा? शुद्ध उच्चारण। सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा शुद्धोच्चारणम। सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा? शुद्धोच्चारण। भाषण कौशल का या भाषणे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकम अस्ति शुद्धोच्चारणम। शुद्ध उच्चारण। इसके बाद आता है भाषण में अथवा उच्चारण के दोष। भाषण अथवा उच्चारण के दोष। तो भाषणे अथवा उच्चारणे दोष है। तो भाषण या उच्चारण में दोष किस कारण से उत्पन्न होता है? या तो स्वराघात या बलाघात से। तो भाषण उच्चारण में दोष उत्पन्न होता है, वो दोष होता है स्वराघात है अथवा बलाघात है। बलाघात है। स्वर में मिस्टेक हो जाए या बलपूर्वक या तेजी से बोलने के कारण उसमें त्रुटि हो जाए तो स्वराघात और बलाघात के कारण भाषणे अथवा उच्चारणे दोषः उत्पन्न भवति। तो यहाँ पर ये भाषण कौशल की कुछ प्रमुख बातें थी। अब जो भाषण कौशल है, इस भाषण कौशल की शिक्षण विधि कौन कौन सी है वो हम पढ़ेंगे। तो भाषण कौशल की शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ। भाषण जो कौशल है, इस भाषण कौशल की प्रमुख शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है? सबसे जो पहली विधि है वो है कथा कथन विधि। कथा कथन विधि। मित्रों, ये हमने वहाँ भी पढ़ी थी, श्रवण में भी कथा कथन विधि। ये भाषण में भी जो है सुनने वाला और बोलने वाला, कथा कहने वाला भी तो कोई होगा। तो कथा कथन विधि भाषण शिक्षण की विधि है, भाषण कौशल की, सॉरी। इस और दूसरी जो विधि है भाषण स्पर्धा विधि। दूसरी कौन सी है? भाषण स्पर्धा विधि। तीसरी कौन सी है? गीत विधि। गीत विधि मतलब गा करके। तीसरी है गीत विधि। गीत विधि के माध्यम से यदि छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत आनंद आता है उनको। तो गीत विधि भाषण शिक्षण की या भाषण कौशल की विधि है। और वाद विवाद विधि, अंत्याक्षरी विधि,
चौथी है वाद विवाद विधि। पांचवी है अंत्याक्षरी विधि। अंत्याक्षरी विधि और समूह भाषण विधि, समूह में भाषण दिलवाना देना। समूह भाषण विधि भाषा कौशल का विकास होता है उससे। समूह भाषण विधि, अनुकरण वाचन विधि। समूह भाषण विधि, अनुकरण करके वाचन करना, अनुकरण वाचन विधि, अनुकरण वाचन विधि। तो ये भाषा जो कौशल है, भाषण कौशल है, उस भाषण कौशल की कुछ प्रमुख विधियां थी। तो ये था भाषण कौशल। अब जो हम कौशल तीसरा कौशल पढ़ेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, पठन कौशलम। पठन कौशलम तीसरा कौशल पढ़ेंगे। तीसरा जो कौशल है वो है मित्रों पठन कौशल या पठन कौशलम। जो पठन कौशल है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। तो उद्देश्य होगा इसका पठित्वा अर्थ ग्रहणम। पहला सवाल तो यही मोस्ट बनता है कि पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद श्रवण जो कौशल था मित्रों, सुनने में, सुनना कौशल भी अच्छा है, जब तक सुनेगा नहीं तो बोलेगा कैसे। लेकिन ध्यान रखना सबसे जो महत्वपूर्ण कौशल है चारों कौशल में, वो कौन सा कौशल है? वो है पठन कौशल। आपसे पूछे कि सभी कौशलों का आधार कौन सा है, तो श्रवण कौशल। लेकिन सभी कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो मित्रों पठन कौशल। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कौशल, सबसे महत्वपूर्ण कौशल है तो कौन सा है? पठन कौशल, पठन कौशलम। और ये क्यों है? क्योंकि श्रवण की अपेक्षा पठन से अधिक स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। सुनता है व्यक्ति तो सुनने से वो ज्ञान जितना सुना है वो पूर्ण उतना स्थायी नहीं होता, जबकि पठन से जब व्यक्ति पढ़ता है तो पठन से क्या होता है? श्रवण की अपेक्षा अधिक स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा हो जाएगा? पठन कौशलम। तो चारों जो कौशल है उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौशल हो गया पठन कौशल। अब पठन कौशल के उद्देश्य, सबसे प्रमुख उद्देश्य तो है पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। इसके और भी उद्देश्य हैं पठन कौशल के, वो देखते हैं हम उद्देश्य। पठन कौशल के उद्देश्यों में जैसे हम पहला उद्देश्य देखते हैं कि गति लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन। भाई पठन कौशल हम बच्चे में विकसित करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि गति लय पूर्वक, जो गति है, जो लय है, उसके अनुसार ही उच्चारण की सामर्थ्य का संपादन करना। तो पहला हो जाएगा गति लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन। गति लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन। और ये गति लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य जो संपादन जो करना उद्देश्य होता है पठन कौशल का, ये उद्देश्य किस कक्षा तक होता है, किस स्तर तक होता है, ये पूछेगा। तो गति लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन करने का जो उद्देश्य है पठन कौशल का, वो कौन से स्तर के लिए उपयोगी है? तो ये स्तर है दोस्तों प्राथमिक स्तर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा प्राथमिक स्तर हेतु। प्राथमिक स्तर हेतु। तो प्राथमिक स्तर हेतु पठन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है गति लय पूर्वक उच्चारण का सामर्थ्य संपादन करना। दूसरा जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है? दूसरा कि भावों के अनुकूल जो भाव होते हैं कविता के,
जो हम पढ़ते हैं, तो भावों के अनुकूल यति देकर तथा अभिनय पूर्वक पठन, भावों के अनुकूल यति देकर, भावों के अनुकूल क्या देकर, यति देकर अभिनय पूर्वक पठन, अभिनय पूर्वक पठन। ये जो अभिनय पूर्वक जो पठन होगा भावों के अनुकूल, तो दोस्तों जो प्राथमिक स्तर है, छोटे बच्चे भाव को नहीं समझते, तो ये प्राथमिक स्तर के तो है नहीं, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये भाव बच्चे समझ लग जाते हैं माध्यमिक स्तर पर। इसलिए भावों के अनुकूल यति देकर पढ़ने या अभिनय पूर्वक जो पठन है, ये उद्देश्य पठन कौशल का किस स्तर के लिए उपयोगी है, माध्यमिक स्तर है। तो इसका आंसर होगा माध्यमिक स्तर हेतु। तो माध्यमिक स्तर हेतु ये उपयोगी है। तीसरा जो उद्देश्य है वो है सृजनात्मक शक्ति का विकास तथा स्वशैली का विकास। तीसरा उद्देश्य क्या है, सृजनात्मकता का विकास, सृजनात्मक शक्ति का विकास, तथा स्वशैली का विकास, स्वशैली। तो सृजनात्मक जो क्षमता है उसका जो विकास है वो करना, दूसरा स्वशैली अर्थात अपनी शैली, खुद की शैली विकसित करना। तो ये ऐसा सृजनात्मक क्षमता और स्वशैली डेवलप बच्चा कब करेगा, उच्च स्तर पर। अर्थात सृजनात्मक शक्ति का विकास और स्वशैली का विकास पठन कौशल के किस स्तर के लिए किया जाता है, उद्देश्य किस स्तर का उद्देश्य है ये, तो ये हो जाएगा उच्च स्तर का, उच्च स्तर हेतु। ये उद्देश्य किस लिए, उच्च स्तर हेतु। तो ये पठन कौशल का उद्देश्य था। आपसे सीधा सवाल आएगा, पठन कौशल से प्रमुख उद्देश्य अस्ति तो पठित्वा अर्थग्रहणम। और यदि आपसे पूछा जाए कि गति लय पूर्वक उच्चारण सामर्थ्य संपादन पठन कौशल का जो उद्देश्य है वो किस स्तर हेतु है, तो वो आपका आंसर होगा प्राथमिक स्तर। तो ये हमारे पठन कौशल के उद्देश्य थे। अब हम बात करते हैं पठन कौशल के प्रकार। पठन कौशल के कितने प्रकार हैं। पठन कौशल के प्रकार, पठन कौशल के कितने प्रकार हैं, तो प्रकार होते हैं दो, एक सस्वर पठन और एक मौन पठन। पठन कौशल के प्रकार हैं दो। अब दो प्रकारों में कौन कौन से हैं, एक प्रकार तो है, पहला जो है वो है सस्वर पठनम, सस्वर पठनम या सस्वर पठन, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है वो है मित्रों मौन पठनम। दूसरा प्रकार कौन सा है, मौन पठनम। तो पठन कौशल के प्रकार कितने हो गए, सस्वर पठन और मौन पठन, दो प्रकार है। अब जो सस्वर पठन होता है इसका उद्देश्य क्या है, सस्वर जो पठन है इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, और मौन पठन का उद्देश्य क्या होता है। तो सस्वर पठन का जो उद्देश्य है वो है रसास्वादनार्थ या रसास्वादन के लिए हिंदी में, तो रसास्वादनार्थम, रसास्वादनार्थम, तो रसास्वादन के लिए इसका उद्देश्य है। और दूसरा सस्वर जो पठन होता है, पढ़वाते हैं तो उसका उद्देश्य होता है सस्वर पठन का कि शुद्ध उच्चारण करना। क्या उद्देश्य होगा, शुद्धोच्चारणम, शुद्धोच्चारणम। तो यहाँ पर सस्वर पठन के उद्देश्य हो गए रसास्वादनार्थम और शुद्धोच्चारणम, रसास्वादन के लिए और शुद्ध उच्चारण के लिए सस्वर पठन करवाया जाता है। दूसरा मौन पठन का उद्देश्य क्या है,
गंभीर अर्थ ग्रहण के लिए, जो गंभीर अर्थ होता है, भाव होता है, उसको ग्रहण करने के लिए मौन पठन आवश्यक है। तो इसका जो उद्देश्य होगा, उद्देश्य वो क्या होगा? गंभीर जो भाव होते हैं, गंभीर अर्थ ग्रहण है, गंभीर अर्थ ग्रहण है। गंभीर अर्थ ग्रहण करने के लिए मौन पठन का उद्देश्य होता है। तो ये तो हो गया उद्देश्य सहस्वर पठन और मौन पठन का। अब ये जो सहस्वर पठन होता है, ये सहस्वर पठन दो प्रकार का होता है। सहस्वर पठन भी कितने प्रकार का होगा? दो। सहस्वर पठन कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। सबसे जो पहला प्रकार है सहस्वर पठन का, वो होता है व्यक्तिगत पठनम। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? व्यक्तिगत पठनम। व्यक्तिगत पठनम, ये पहला प्रकार है इसका, व्यक्तिगत पठनम, व्यक्तिगत पठन। और दूसरा जो होता है वो होता है सामूहिक पठन, जिसे हम समवेत पठन कहते हैं। दूसरा होता है सामूहिक पठनम, या इसे समवेत वाचन, समवेत वाचन। तो सामूहिक पठन या समवेत वाचन, यहाँ पर सहस्वर पठन के दो प्रकार हो गए। अब जो ये व्यक्तिगत पठन है, इस व्यक्तिगत पठन के भी दो प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत पठन के कितने प्रकार होंगे? दो। यहाँ पर व्यक्तिगत पठन में दो प्रकार कौन कौन से होंगे? एक तो होगा आदर्श वाचन और एक होगा अनुकरण वाचन। तो व्यक्तिगत पठन के भी दो प्रकार हैं। एक होगा आदर्श वाचनम या आदर्श वाचन, और दूसरा होगा अनुकरण वाचन। तो आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन ये व्यक्तिगत पठन का प्रकार है। अब जो आदर्श वाचन है, ये कौन करता है? शिक्षक करेगा। आदर्श वाचन कौन करेगा? शिक्षक। और अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र करता है। तो यहाँ पर अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाएगा? छात्रों के द्वारा। तो यहाँ पर ये प्रकार हो गए व्यक्तिगत पठन के। इसके बाद हम बात करें सामूहिक पठन की। तो सामूहिक जो पठन है, उस सामूहिक पठन के अंतर्गत जो है या समवेत पठन, वो समूह में छात्रों के द्वारा किया जाता है। समवेत पठन किसके द्वारा किया जाएगा? छात्रों के द्वारा। सामूहिक पठन या समवेत पठन इसके प्रकार नहीं है, ये किसके द्वारा किया जाएगा? छात्रों के द्वारा। तो सामूहिक पठन या समवेत पठन, समवेत वाचन किसके द्वारा होता है? छात्रों के द्वारा। व्यक्तिगत पठन में आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा, अनुकरण वाचन जो है छात्रों के द्वारा। अगर सामान्य रूप से हम कहें कि सहस्वर पठन के कितने प्रकार हैं, तो अगर सामान्य रूप से आता है तो तीन प्रकार ऐसे भी आ सकता है: आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन या सामूहिक वाचन। तीसरा ये भी दे सकता है। अगर हम इसका विस्तार से देखें तो सहस्वर पठन के दो भेद है, व्यक्तिगत और सामूहिक पठन। व्यक्तिगत के आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, इसका कोई भेद नहीं है। इसीलिए सहस्वर पठन के तीन भेद हो गए: आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन। इसके बाद हम बात करते हैं मौन पठन की। मौन पठन का उद्देश्य तो हमने पढ़ लिया, अर्थ ग्रहण के लिए होता है। दूसरा मौन पठन तीन प्रकार का होता है। पहला जो मौन पठन है वो सामान्य मौन पठन। मौन पठन कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। मौन पठन भी तीन प्रकार का होगा। पहला होगा सामान्य मौन पठन, मौन पठन नंबर एक। नंबर दो होगा कौन सा? गंभीर मौन पठन। गंभीर मौन पठन, सामान्य मौन पठन, गंभीर मौन पठन। और तीसरा जो प्रकार है वो है द्रुत मौन पठन। द्रुत का मतलब होता है शीघ्र या त्वरित। त्वरित मौन पठन यानी कि फटाफट पढ़ना, चुपचाप। तीसरा प्रकार होगा
त्वरित मौन पठन। तो यहाँ पर मौन पठन कितने प्रकार का होगा? 3। सामान्य मौन पठन, गंभीर मौन पठन और द्रुत मौन पठन। सामान्य मौन पठन सामान्य रूप से बच्चा पढ़ता है चुपचाप बिना बोले। गंभीर मौन पठन सीरियस होकर के पढ़ना। और द्रुत मौन पठन गुरुजी कई बार कहता है फटाफट इस पाठ को पढ़ो, अभी मैं 5 मिनट सुनूंगा, तो बच्चे उसको रिवाइज करते हैं मन मन में और कोई आवाज़ नहीं करेगा, तो वो द्रुत मौन पठन या त्वरित मौन पठन कहलाता है। तो यहाँ पर पठन के प्रकार थे। पठन के 2 प्रकार हैं, सहस्वर मौन पठन और सहस्वर पठनम और मौन पठनम। सहस्वर जो पठन है उसके 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत पठनम और सामूहिक पठनम या संवेद पठनम। व्यक्तिगत पठन और सामूहिक या संवेद वाचन। व्यक्तिगत वाचन के 2 प्रकार है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक करता है, अनुकरण वाचन छात्र करते हैं। और सामूहिक जो पठन होता है ये पठन छात्रों के द्वारा किया जाता है। मौन पठन के 3 प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं पठन कौशल के सोपान। नया अगला टॉपिक है पठन कौशल के सोपान। जो पठन कौशल है इसके कितने सोपान है, कितने चरण हैं? पठन कौशल के सोपान। तो पठन कौशल का जो सोपान है वो पठन कौशल का सोपान कौन कौन से हैं? ये पठन कौशल का सोपान अभिव्यक्ति के आधार पर है। किस आधार पर है? अभिव्यक्ति के आधार पर। सोपान का अर्थ होता है चरण। पठन कौशल के कौन कौन से चरण हैं? तो सबसे पहला जो चरण है वो है आदर्श वाचन। सबसे पहला कौन सा है? आदर्श वाचन। कौन करता है? शिक्षक करता है। शिक्षक, ये पहला चरण है पठन का। पठन कौशल का सोपान है, सबसे पहले आदर्श वाचन किया जाता है, शिक्षक करता है। दूसरा है अनुकरण। दूसरा कौन सा है? अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र करते हैं। तीसरा जो सोपान है वो है मौन वाचन। मौन वाचन, और मौन वाचन भी कौन करते हैं? छात्र करते हैं। चौथा जो वाचन है वो है पुनः वाचन या संवेद वाचन। चौथा जो चरण है पुनः वाचन या इसे समवेत वाचन कहते हैं। मिलकर के पढ़ना, दोबारा पढ़ना। तो पुनः वाचन या संवेद वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो छात्रों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? छात्रों के द्वारा किया जाता है पुनः वाचन या समवेत वाचन। अब जो ये मौन वाचन है, इस मौन वाचन के भी 3 प्रकार हैं और अर्थ ग्रहण शीघ्रता से होता है। तो आपसे सवाल पूछे कि पठन कौशल में शीघ्रता से अर्थ ग्रहण के लिए कौन सा वाचन श्रेष्ठ है? तो मौन वाचन। तो मौन वाचन जो है इसमें शीघ्रता से अर्थ ग्रहण होता है। शीघ्रता से अर्थ ग्रहण, और शीघ्रता से अर्थ ग्रहण होता है। यहाँ पर मौन वाचन भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है सामान्य मौन वाचन। इसके भी 3 प्रकार हैं। सबसे पहला सामान्य मौन वाचन। दूसरा जो है वो है गंभीर मौन वाचन, और तीसरा है द्रुत मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन और तीसरा है द्रुत या त्वरित मौन वाचन। तो यहाँ पर जो है मौन वाचन के भी 3 प्रकार हैं, सामान्य मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन और द्रुत मौन वाचन। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? पठन कौशल के सोपान, और पठन कौशल के सोपान है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन और पुनः या संवेद वाचन। सबसे पहले शिक्षक करता है, शिक्षक, और फिर छात्र। अनुकरण वाचन, मौन वाचन भी छात्र करते हैं और पुनः वाचन छात्रों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो है 3 जो वाचन है, अनुकरण, मौन और पुनः, ये तीनों कौन करते हैं? छात्र करते हैं। आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है। तो ये था हमारा पठन कौशल में। अब पठन कौशल की कौन कौन सी विधियाँ हैं इसको हम देखते हैं। पठन कौशल की